आज की कहानी है भविष्य फल। मुग्धा ने बेचैनी से घड़ी की ओर देखा। अरे, 6:30 बज गए। अभी तक अखबार नहीं आया। आमतौर पर तो 6 बजते बजते ही आ जाया करता है वो छोकरा। आज ही के दिन देर। उफ। बालकनी से सामने की मेन रोड दोनों दूर तक दिखाई पड़ती थी। मुग्धा ने गर्दन ऊंची करके रोड के दोनों ओर निहारा। उसको अखबार देने वाला हॉकर, जो लगभग 17-18 साल की नई उम्र का लड़का था, साइकिल पर अखबार लादे हुए आता दिखाई दिया। यूं तो मुग्धा को अखबार का इंतजार रोज ही बेचैनी से रहा करता, पर इतवार वाले अखबार का इंतजार एक किस्म की सनक में बदल जाता। इतवार को वो 6 बजे ही बालकनी में आ बैठती। उस दिन अखबार के लिए इंतजार के वो कुछ पल ठीक उसी तरह बेसब्री से बीतते जिस तरह किसी प्रियतमा के अपने प्रीतम के इंतजार में बीतते हैं। दरअसल इस अखबार के रविवारीय अंक में साप्ताहिक राशिफल का विस्तार से विवरण प्रकाशित होता था। हर राशि के सातों दिनों के भविष्य फल की विस्तृत व्याख्या उसमें छपती थी। व्याख्या के लिए पूरे 2 पृष्ठ निर्धारित रहते। व्याख्याकार थे शहर के जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अनिल नारियलवाला, जिनके बारे में किंवदंती थी कि उनकी भविष्यवाणी कभी भी गलत नहीं होती। बात बिल्कुल सही भी थी। मुग्धा को इस बात का एहसास कई बार हो चुका था। उसे डॉक्टर नारियलवाला के विश्लेषण पर पूरी आस्था रहती। मुग्धा स्थानीय गर्ल्स कॉलेज में राजनीति विज्ञान की व्याख्याता थी। मार्क्स, लेनिन, एंजलस वगैरह के साहित्य का खूब अध्ययन किया था। मार्क्स का भौतिक द्वंद्ववाद और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत वर्तमान आर्थिक परिप्रेक्ष्य में उसे सर्वाधिक तार्किक सिद्धांत लगता। वह प्रगतिशील विचारधारा की पोषक थी। स्त्री विमर्श और स्वाधीनता, दलित विमर्श और आरक्षण जैसे मुद्दों पर वह ओजपूर्ण वक्तव्य दे सकती थी। इन सब के बावजूद मन ही मन परंपरावादी भी थी। भारतीय संस्कृति और धार्मिक कर्मकांड के प्रति सम्मोहन व आदर उसे विरासत में जो मिला था। मार्क्स का धर्म को अफीम कहना उसे हास्यास्पद लगता। धर्म तो सरासर आस्था व विश्वास की चीज है। वो हर माह की पूर्णिमा को सत्यनारायण कथा करवाती और व्रत रखती। परंपरा व धार्मिक अनुष्ठानों के प्रति आस्था की वजह से ही ज्योतिष शास्त्र के प्रति भी उसकी अगाध श्रद्धा थी। डॉक्टर नारियलवाला उसके प्रिय ज्योतिषी थे। इस अखबार की ग्राहक होने का मुख्य कारण भी यही था कि इसमें डॉक्टर नारियलवाला रविवारीय परिशिष्ट में हर राशि का साप्ताहिक भविष्यफल विस्तार से लिखते थे। डॉक्टर नारियलवाला से वह व्यक्तिगत तौर पर कई बार मुलाकात कर चुकी है और उनके निर्देशानुसार अपनी उंगलियों में 5 तरह के रत्न भी धारण किए हुए थी। इन रत्नों को पहनने के बाद उसके जीवन में कई सकारात्मक परिवर्तन आए और रत्न धारण करते ही उसे कॉलेज में विभागाध्यक्ष का पद मिल गया था। उसके बाद काफी दिनों से लंबित पड़ी उसकी थीसिस भी पूरी हो गई थी और वह पीएचडी की उपाधि पा गई थी। उसे अप्रत्याशित प्रमोशन भी मिल गया था। ज्योतिष के प्रति इस कदर सनक की हद तक आस्था के कारण उसे अक्सर सहकर्मियों के संग तार्किक वाद विवाद में भी उलझ जाना पड़ता था। एक बार प्रोफेसर पांडे जी चाय पर उसके घर आमंत्रित थे। उस समय टीवी पर समाचार चल रहे थे। तभी एक समाचार ने उनका ध्यान आकर्षित किया। अभिषेक और ऐश्वर्या पर ग्रहों की वक्र दृष्टि, ऐश्वर्या की कुंडली में मांगलिक दोष, दोष बना उनके विवाह के मार्ग की बाधा। समाचार सुनकर पांडे जी भड़क उठे। ज्योतिष फ्योतिष सब बकवास है। भोली भाली जनता को अंधविश्वास और रूढ़ियों का भय दिखाकर लूटने का कुचक्र। ज्योतिष का ना तो कोई वैज्ञानिक सिद्धांत है और ना ही तार्किक आधार। नहीं पांडे जी, मुग्धा ने तिल मिलाकर प्रतिवाद जताया। वैदिक सूत्रों पर आधारित भरे पूरे ज्योतिष को इस तरह आसानी से खारिज कैसे कर सकते हैं आप? ज्योतिष विज्ञान तो विज्ञान से भी ज्यादा आस्था की चीज है, जो मस्तिष्क से नहीं हृदय से संचालित हुआ करती है।
अरे मैडम, जिसे आप आस्था का नाम दे रही हैं, दरअसल वही तो अंधविश्वास है। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि ज्योतिष में अगर भविष्य जान लेने की इतनी ही क्षमता है, तो क्यों नहीं देश में घटित होने वाली भयानक दुर्घटनाओं व हादसों का पूर्वानुमान कर लिया करता है वो। लातूर का कुछ अरसे पहले का और गैंगटॉक का हाल का हृदय विदारक भूकंप, अंडमान की विनाशकारी सुनामी और 26/11 की आतंकवादी घटना, इन सब के बारे में भविष्यवाणी करके राष्ट्र को जान और माल की सुरक्षा के प्रति सचेत किया जा सकता था। पर ज्योतिष में ऐसी क्षमता हो तब ना। यहाँ तो हर समस्या का बस एक ही समाधान है कि इस या उस तरह के नगीने धारण कर लें। पत्थर पहनने से ही भाग्य बदलता हो तो मैं हाथों की ही नहीं, पैरों की उंगलियों में भी उन्हें धारण करने को तैयार हूँ। सफलता की गारंटी देने वाला कोई महारथी सामने आए तो। पांडे जी खिलखिलाकर अट्टहास कर उठे। मुग्धा का तन बदन क्रोध से सुलग उठा। उसे अफसोस हुआ, कैसे कैसे असभ्य सहकर्मियों को वह घर पर बुला लेती है। प्रकट क्रोध को जज्ब करते हुए बोली, नास्तिक व्यक्ति ज्योतिष के महत्व को कभी नहीं समझ पाएगा पांडे जी। ज्योतिष गणना धार्मिक और वैदिक परंपरा का आध्यात्मिक विस्तार है। मैक्स मुलर जैसे विद्वान ने यूं ही नहीं कहा कि आधुनिक विज्ञान जहां खत्म होता है वहीं से ज्योतिष शुरू होता है। पांडे जी फिर भी खीखी करके हंसते रहे। आपका कोई भी तर्क क्यों ना दें, मेरी समझ से ज्योतिष आप जैसी धर्म भीरू को भाग्यवादी तो बनाता ही है, उसकी संवेदनशीलता का नाश भी करता है। इस लगभग एक माह बाद वह डॉक्टर नारियलवाला से एक समस्या के सिलसिले में मिलने गई तो वहां पांडे जी को स्पतनिक प्रतीक्षालय में अपनी बारी का इंतजार करते पाया। मुग्धा की आंखों में विस्मय भर गया। ज्योतिष के कट्टर आलोचक डॉक्टर नारियलवाला की शरण में। अद्भुत है। बाद में पता चला कि पांडे जी को एक के बाद एक 3 पुत्रियां हासिल हो गई थी। इस बार जैसे ही मिसेस पांडे के गर्भ में चौथे भ्रूण का अंकुरण हुआ, प्रोफेसर पांडे डॉक्टर नारियलवाला के पास ज्योतिषीय मुक्ति की तलाश में गए थे कि अब की बार उन्हें सिर्फ और सिर्फ पुत्र रतन की ही प्राप्ति हो। अचानक धप की आवाज से मुग्धा की तंद्रा टूट गई। प्रतीक्षित अखबार की प्रति मिसाइल की तरह नीचे से उड़ान भरती हुई बालकनी में सीधे उसके पास आ गिरी थी। मुग्धा की बाँछें खिल उठी। तेजी से अखबार उठाकर बेडरूम में आ गई। नजरें साप्ताहिक भविष्यवल वाले पृष्ठ को तलाशने लगी। भीतर के पूरे 2 पृष्ठों पर सभी 12 राशियों का भविष्यफल फैला हुआ था। हर राशि के 7 दिनों का विशद विश्लेषण। उसकी राशि सिंह थी। सिंह राशि का भविष्यफल पढ़ते हुए आंखों में चमक भरती चली गई। 6 दिनों का भविष्यफल कमोबेश सामान्य ही था, परंतु आज इतवार के लिए एक अद्भुत भविष्यवाणी थी। आज आपको अप्रत्याशित स्रोत से आकस्मिक धन प्राप्ति का प्रबल योग है। कहीं से भी, किसी भी स्रोत से चलकर आपके घर में लक्ष्मी का आगमन निश्चित है। भविष्यफल पढ़कर वह रोमांच से भर उठी। आकस्मिक धन प्राप्ति का योग। ओह! खुशी के मारे पलकें ढलक गईं। मन ही मन वह आगत धन के संभावित स्रोतों का अनुमान लगाने लगी। कहाँ से चलकर आ सकता है पैसा? वह लॉटरी टिकट कभी नहीं खरीदती कि उस पर पुरस्कार की घोषणा हो जाए। किसी सहयोगी या पड़ोसी को भी उधार पैसा दिया हो, याद नहीं आ रहा। मम्मी पापा के भी उसके पास मिलने आने की संभावना नहीं है कि वे ही सौगात के बतौर उसे कुछ रुपए दे दें। फिर लेकिन उसका मन डॉक्टर नारियलवाला के भविष्यफल को लेकर किसी भी तरह की दुविधा में नहीं था। जब उन्होंने भविष्यवाणी की है कि आज धन प्राप्ति का प्रबल योग है, तो बेशक धन आएगा ही आएगा, कहीं से भी आए। उनका कहा आज तक मिथ्या नहीं हुआ। समय अपनी रफ्तार से दौड़ रहा था। देखते देखते दोपहर के 2 बज गए। आदित्य ऑफिस के काम से टूर पर गया था। कल सुबह 11 बजे वाली ट्रेन से लौटेगा। कॉलेज की छुट्टी थी ही। दोपहर के भोजन आदि से निपटकर मुग्धा बिस्तर पर लेटी। कुछ देर टीवी देखा, फिर झपकी आ गई। कॉल बेल की मधुर आवाज से नींद खुली
तो घड़ी की ओर नजरें चली गईं। 5 बजे थे। कौन हो सकता है दरवाजे पर? हाथों में उसको देने के लिए कड़क नोट थामे कोई देवदूत। धड़कते दिल से दरवाजा खोला। सामने काम वाली बाई खड़ी थी। उत्तेजना की रौ में मेहरी की दैनिक समय की बात दिमाग से काफूर हो गई थी। वह मन ही मन मुस्कुराकर रह गई। बिना किसी स्रोत के रुपए कहाँ से आएंगे भला? 3/4 दिन तो बीत गया। शेष बचे कुछ घंटे भी मुट्ठी में रेत की तरह फिसल जाएंगे। डॉक्टर नारियलवाला के भविष्य फल को लेकर पहली बार मन शंका से भर उठा। देह शिथिल होने लगी, पर मन के एक कोने में क्षीण सी आशा की लौ अभी भी टिमटिमा रही थी। अभी भी दिन को बीतने में कुछ घंटे शेष हैं। चमत्कार घटने के लिए तो एक ही पल काफी होता है। पिछले दिनों ही मार्केज का उपन्यास 100 Years ऑफ सॉलिट्यूड खरीदा था। व्यस्तता की वजह से पढ़ नहीं सकी थी। उपन्यास लेकर पढ़ने के लिए पलंग पर आ लेटी। उपन्यास इतना रोचक था कि शेष होने के बाद ही छूटा। अरे, 7 बज गए। यानी कि पहली बार गुरुजी का भविष्यफल गलत साबित होने जा रहा है। मन बेचैनी से भरने लगा तो बेचैनी को दूर करने के लिए उसने सोचा, चौक तक की एक छोटी सी सैर ही कर ली जाए। झंडा चौक घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर था। फ्लैट में ताला लगाकर नीचे आ गई। बाजार की रौनक धीरे धीरे सिमटने के क्रम में थी। दुकान प्रतिष्ठान बंद होने लगे थे, पर चौक पर अभी भी खासी चहल पहल थी। बड़े बड़े शोरूम अभी भी खुले हुए थे। बाईं ओर के लैंप पोस्ट तले एक गोलगप्पे वाला खोमचा लगाए खड़ा था। भीतर की निराशा को तिरोहित करने के लिए वह उसके पास गई। फिर एक के बाद एक पूरे 10 गोलगप्पे, इमली का तीखा मसालेदार पानी उदर के भीतर गया तो मन रुई की तरह हल्का हो गया। गोलगप्पे वाले के बगल में ही राम खिलावन का फलों का ठेला था। वह राम खिलावन की स्थायी ग्राहक थी। राम खिलावन उसे देखते ही चहका, क्या तोल दे मेम साहब? मुग्धा ने एक नज़र ठेले पर रखे फलों पर डाली। आदित्य को अंगूर खूब पसंद है। उसने 1 किलो अंगूर तौल देने को कहा। कितने पैसे भैया? 90 रुपए मीम साहब। मुग्धा ने उसकी ओर 100 का नोट बढ़ा दिया। तभी 2-3 ग्राहक और आ गए और राम खिलावन उन्हें तत्परता से सौदा देने में लग गया। उनके चले जाने के बाद वो एक क्षण को चिंतन की मुद्रा में आया और फिर बंडी की भीतरी जेब से 100 के 4 नोट निकालकर उनमें 10 का नोट मिलाया। फिर मुग्धा की ओर बढ़ा दिए। ये रहे आपके बाकी पैसे। 410 रुपए देखकर मुग्धा सक पका गई। भैया, हिसाब ठीक से देख लिया ना? रुपए थामते हुए वह हकला उठी। लो, कर लो बात। राम खिलावन ने दांत निपोड़ दिए। उसके होंठों पर निश्चल हंसी खिलाई। हिसाब किताब के मामले में इतना भी कमजोर नहीं है मेम साहब। अरे, 500 में 90 गया तो कितना बचा? 410 ही ना? मुग्धा के जहन में डॉक्टर नारियलवाला का भविष्यफल कौंध गया। अप्रत्याशित स्रोत से आकस्मिक धन प्राप्ति का निश्चित योग। ओह, दिन के आखिरी चरण में गुरुजी की भविष्यवाणी आखिरकार सत्य साबित हो ही गई ना। वह मूर्ख तो बेकार ही विचलित हो रही थी। गुरुजी महान है। नोट पर्स में डालते हुए उसके पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। सुबह 6 बजे ही नींद खुल गई। आज भी कॉलेज बंद था। आदित्य 11 बजे से पहले लौटने वाला नहीं था। वह बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी। इस अप्रत्याशित धन के मिल जाने की खुशी उससे बांटना चाहती थी। फिर आज के दिन को शानदार तरीके से सेलिब्रेट करने की योजना भी बनाने वाली थी। ब्रश में पेस्ट लगाकर मुंह में डालती मुग्धा बालकनी में चली आई। बालकनी के सामने पक्की सड़क दोनों ओर दूर तक किसी लंबे अजगर की तरह पसरी हुई थी। दिन का उजाला अभी पूरी तरह खिला नहीं था और वातावरण में हल्की धुंध छाई हुई थी। रोड पर आवाजाही ज्यादा नहीं थी। अचानक उसकी नजर बाईं ओर से आते एक व्यक्ति पर चली गई। अरे, ये तो राम खिलावन लग रहा है। लग क्या रहा है, राम खिलावन ही है। तेज तेज लंबे लंबे डग भरता उसकी ओर ही चला आ रहा था। वो मुग्धा का कलेजा धक से रह गया। संभावित अपमानजनक
और जलालत की स्थिति की आशंका से पूरा बदन सूखे पत्ते की तरह कांप गया। निश्चित रूप से राम खिलावन को रात में हिसाब मिलाने के क्रम में भूल का एहसास हो गया होगा। रात भर सो नहीं पाया होगा। अपनी रकम लेने के लिए अल सुबह ही दौड़ा हुआ उसके फ्लैट पर आ पहुंचा है। उफ! एक क्षण को मुग्धा की पलकें भय से ढलक गईं। जहन में एक कोलाज कौंध गया कि राम खिलावन हवा में हाथ नचाकर उसे खरी खोटी सुना रहा है। वाह मेम साहब, वाह! अरे हम तो ठहरे गवार जाहिल। आप तो कॉलेज की मास्टराइन हो, बच्चों को ईमानदारी और सच्चाई का पाठ पढ़ाती हो। जरा सी रकम पर नियत खराब कर बैठी। ये भी नहीं सोचा कि एक गरीब फेरी वाला इतनी बड़ी चोट कैसे बर्दाश्त करेगा। हमारी तो कमर ही टूट जाएगी। उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। उसका दिमाग तेजी से किसी उत्तर के विकल्प को ढूंढ रहा है। इसके पहले कि राम खिलावन उस पर हावी हो जाए, उसे अपने व्यक्तित्व का रौब गांठ देना होगा। इतना फनाने की क्या जरूरत है भैया? भूल तुमने की है। मैंने तो नहीं कहा कि 10 की जगह 410 लौटाओ। जितना निकलता है तुम्हारा ले लो ना। बस वह तो लेंगे ही मेम साहब। राम खिलावन अभी भी तैश में बोलते ही जा रहा है, पर ताज्जुब हो रहा है कि ज्ञान विज्ञान की दुनिया भर में मशहूर किताबों को पढ़कर भी आपको ईमानदारी और नैतिकता का महत्व समझ में नहीं आया। दरअसल दोष आपका नहीं। आंख मूंद कर जब आप जैसा पढ़ा लिखा इंसान भी तथाकथित ज्योतिषीय भविष्य फल पर विश्वास करने लगता है, तो उसके भीतर का सारा उच्च संस्कार कपूर की तरह हवा में उड़कर घुलेगा ही। याद है, पांडे साहब ने एक बार आपके घर पर चाय पीते हुए कहा था कि ज्योतिष धर्म भीरू व्यक्ति को भाग्यवादी तो बनाता ही है, उसकी संवेदनशीलता और तार्किकता का भी नाश करता है। कहा था ना? आज वह बात बिल्कुल सही साबित होकर रही। शट अप यू स्टूपिड! ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं। ये लो अपने रुपए और दफा हो जाओ। मुग्धा पर्स से 410 रुपए के नोट निकालकर राम खिलावन के मुंह पर दे मारती है। कोलाज का सम्मोहन टूट गया। मुग्धा क्रोध और आवेश में थर-थर कांप रही थी। बड़ी मुश्किल से उसने स्वयं को संयत किया, पर उसे खूब समझ आ रहा था कि उसके सारे तर्क बेहद खोखले थे। तभी कॉल बेल बज उठी। राम खिलावन दरवाजे तक आ पहुंचा था। चेहरे पर दृढ़ता और निर्दोषपन की कलई लगाते हुए उसने दरवाजा खोला। हड़बड़ाती हुई अनजान बनने का नाटक करते हुए बड़बड़ाई, अरे राम खिलावन, तुम इस वक्त? इतनी सुबह? हाँ मेम साहब। राम खिलावन के होठों पर ढकी छिपी मुस्कान थिरक रही थी। हमसे बहुत बड़ा भूल हो गया है। रात भर सो नहीं सके हम। मुग्धा ने उसके आरोप को सुनने के पहले ही उस पर हावी हो जाने का प्रयास किया। भूल हुई है तो फिर से हिसाब कर लो ना भैया। इतना तनतनाने की बात क्या है? हम कब इनकार कर रहे हैं? कैसा हिसाब मेम साहब? राम खिलावन एक क्षण के लिए हक्का बक्का रह गया कि मेम साहब किस हिसाब की बात कर रही हैं। फिर बोला, उफ, आपने तो हमको डरा ही दिया। हिसाब नहीं, हम तो आपको कुछ देने आए हैं। आनन फानन बंडी की भीतरी जेब से एक अंगूठी निकालकर राम खिलावन मुग्धा की ओर बढ़ाते हुए हंसा। ये आपकी ही है ना? अंगूठी पर नजर जाते ही मुग्धा एकदम से दहल गई। त्वरित गति से बाईं अनामिका का मुआयना किया। अंगूठी नदारद थी। पिछले माह ही डॉक्टर नारियलवाला के सुझाव पर सोने की अंगूठी में हीरा जड़वाकर धारण किया था। रतन समेत अंगूठी की कीमत तकरीबन 30,000 रुपए थी। उंगली से कब निकलकर कहाँ गिर पड़ी, उसे तनिक भी आभास न हो सका। रात को जब दुकान समेट रहे थे, हमारी नज़र अंगूर की टोकरी के भीतर चली गई। वहीं ढेरी तले गुड़ी मुड़ी सी छुपी थी ससुरी। देखते ही पहचान गए कि ये आपकी ही है। आप जब हमारे ठेले पर फल छांट रही होती हैं, तो अक्सर आपकी अंगूठी पर मेरी नज़र चली जाया करती है। रात भर सो नहीं पाए। कच्ची कोठरियाँ, कोई चोर उचक्का ले उड़ा तो क्या मुंह दिखाते आपको? मुग्धा ने अंगूठी थाम तो ली, पर मुंह से एक बोल भी नहीं फूटा। कुछ पलों तक
पथराई सी खड़ी राम खिलावन को निहारती रही। राम खिलावन हंस पड़ा। ऐसे क्या देख रही हो आप? अब तनिक खुश होकर मुस्कुरा न दीजिए। अच्छा जी, नमस्ते। राम खिलावन जाने को मुड़ गया। मुग्धा तेज तेज चलकर बेडरूम की ड्रेसिंग टेबल के आदमकद शीशे के सामने आ खड़ी हुई। बिना किसी मेकअप के भी हर समय दिपदिपाता उसका गौर वर्ण चेहरा न जाने क्यों शीशे के भीतर धीरे धीरे स्याह होता दिख रहा था। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।